internet is full of reels wherein I attended a wedding 3 days later my C-section surgery. आपको कोई 26 जनवरी पे बिठा के हाथी पे इनाम नहीं मिलने वाला है. You have to give that rest, rather respect to your body. अब ये मिथ है कि अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो बच्चा लंबा सोएगा. तो ये भी एक मिथ है कि बच्चा कम सो रहा है, सॉलिड खिलाना शुरू कर दो, वो ज़्यादा सोएगा, पेट भरा रहेगा. हाउ डू यू लुक एट स्लीप ट्रेनिंग? तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चलाया कि भाई बच्चे को अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दीजिए, क्रिब में वो रोता है तो रोने दीजिए. और इसको इस तरह से मार्केट किया गया, बेचा गया कि वो इंडिपेंडेंट होगा तो उसकी ब्रेन के लिए अच्छा है. हमारे इंडिया में किसके पास मतलब कमरे ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उनके पास सेपरेट कमरे हैं. अमित है कि अगर बच्चा पूरी रात सोएगा तो आप भी सोओगे. आप सो ही नहीं सकते. Once a mother, always a mother. You cannot have that pre-pregnancy sleep ever in your life. I think a partner can play a very large role. We are like doing tasks in parenting journey. ये कर लें, इस मंथ पे ये कर लें, इस वीक में ये कर लें, rather than enjoying the process. तो वो doing ज़्यादा हो रहा है rather than being. See, good sleep behavior is not about कितने घंटे सो रहे हैं. Good sleep behavior is about कि बच्चा जब जाग रहा है वो cranky नहीं है, वो परेशान नहीं है. Fit to sleep is very very biologically normal. इसके अलावा भी कुछ होता है ना कि ये सारा खाना खा लो, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ये वो सब मिथ है. उसका कोई रिलेशन नहीं है. आई हैड एन अमेजिंग सेशन. मज़ा आ गया मेरे को, मतलब एंड आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ इट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पेरेंट कोड. न्यूबॉर्न बेबी जब आपकी लाइफ में आता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं. कन्फ्यूजन भी नहीं बोलेंगे, बहुत सारी लर्निंग होती है. आप अपने आप को हमेशा ही सेकंड गेस कर रहे होते हो. इज़ द बेबी ईटिंग इनफ? इज़ द बेबी स्लीपिंग इनफ? मैं बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पा रही हूँ या नहीं? बेबी कंफर्टेबल है या नहीं? बेबी रो क्यों रहा है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज हमारी जो गेस्ट है इज़ रियली स्पेशल. आई हैव नोन हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ हर वर्क. So we have Dr. Yogita Wadhwa. She is an internationally certified lactation consultant and a sleep counselor. Welcome, Dr. Yogita. Episode ki Dr. Yogita has helped many families, and I think at a personal level, I also know that she has her heart in it. So it is not just what she is doing. It is all of her life that has really come into it. So Dr. Yogita, starting with that, कि why this field? इस फील्ड में ऐसा क्या है? थैंक यू आकृति फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन. इस फील्ड में ऐसा ये है कि बहुत सारे मिथ्स हैं. नाउ अ डेज द मदर एंड बेबी एंड द पेरेंट इज नॉट वो रिलेशनशिप नहीं निकल के आ रहा है. वी आर लाइक डूइंग टास्क्स इन पेरेंटिंग जर्नी. ये कर लें, इस मंथ पे ये कर लें, इस वीक में ये कर लें, रादर देन एन्जॉइंग द प्रोसेस, रादर देन गोइंग इंस्टिंक्चुअल अबाउट इट. वी आर लुकिंग इन टू अच्छा किताब ये कह रही है, इंटरनेट ये कह रहा है, मेरे पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी ये कह रहे हैं, मैं क्या फॉलो करूं? डॉक्टर ये कह रहा है, मेरा बच्चा कुछ और कह रहा है. So there is so much of that, and along with that, as the lifestyles have evolved, postpartum anxieties are so much. इतने ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि पहले बहुत सारे लोग होते थे फैमिली में हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. Nowadays there are not many people and that has come to us to a stressful parenthood. मतलब लगता है कि अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है तो मैं कैसे बेस्ट कर लूँ. Exactly. तो वो डूइंग ज़्यादा हो रहा है rather than being. वेरी इंटरेस्टिंग. तो उस चक्कर में all of the happy part of the parenting journey was missing. Mothers were not feeling supported. My main aim was to come into this domain because I saw postpartum mein mothers were stressed and not at all supported. Right. That's what exactly brought me here. So there is a saying ki everyone holds the baby but no one holds the mother. So it was all about holding the mother. Nice, very nice. You are also a sleep counselor. So sleep is something which, like, I know अब मेरी daughter भी 1.5 years almost है. तो if I remember my first 3, 4, 6 months, तो I think that used to be a constant thing in my mind. कि सो क्यों नहीं रही है, या फिर ज़्यादा सो रही है, या ऐसा वैसा, right? So what is a good sleep pattern? What is good sleep behavior to say, जिससे कि फिर mothers को हो जाए कि हाँ ठीक है, ये हो रहा है तो ठीक है. See, good sleep behavior is not about कितने घंटे सो रहे हैं.
इट्स नॉट अबाउट कि कितना लॉन्ग स्ट्रेच में सो रहे हैं. गुड स्लीप बिहेवियर इज अबाउट कि बच्चा जब जब जाग रहा है वो क्रैंकी नहीं है, वो परेशान नहीं है, उसकी नींद पूरी हुई है तभी वो एक्टिव और अलर्ट है. राइट. इट कैन बी वेरियस आवर्स फॉर वेरियस बेबीज. ओके ओके. तो जो इंटरनेट कहता है 18 घंटे सोना चाहिए, 20 घंटे सोना चाहिए, वैसा ज़रूरी नहीं होता. कई बच्चे सिर्फ 10-12 घंटे भी सोते हैं, बट दे आर वेरी प्लेफुल, एक्टिव थ्रू आउट, दे आर ग्रोइंग फाइन, यू नो. तो उनके सब माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं सो रहे हैं. गुड स्लीप इज दैट योर बेबी इज व्हेन एवर दे आर एक्टिव एंड अवेक, दे आर प्लेफुल, दे आर फिजिकली एक्टिव, और जब उनको नींद आ रही है वो रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो नींद में चले जा रहे हैं. दैट इज व्हाट अ गुड स्लीप इज. अंडरस्टूड. और ये ऐसा कुछ भी होता है क्या कि जैसे जैसे बेबी बड़ा हो रहा हो तो वो चेंज हो रहा हो? लाइक मान लीजिए स्टार्टिंग 1 मंथ में एक सर्टन पैटर्न होगा, फिर 3 मंथ्स में एक सर्टन पैटर्न होगा, ऐसा भी कुछ होता है? स्लीप पैटर्न्स बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर ग्रोइंग. अ वेरी स्मॉल बेबी इन द फर्स्ट यू से 7-10 days, वही एक फेज होती है जब बच्चे 18-20 घंटे सो रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट. राइट. द मोमेंट सेकेंड वीक गेट्स ओवर एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द आउटसाइड एनवायरनमेंट, धीरे 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 जैसे ही उनको बाहर का पता चलने लगता है उनकी स्लीप ज़्यादा डिसरप्ट होगी. आप समझिए आप एक एनवायरनमेंट में से आए विच वॉज टोटली ऑपोजिट. इट वॉज डार्क इनसाइड, they had no circadian rhythms, all of the circadian rhythms, सोना जागना माँ की वजह से होता है, माँ की हार्मोन्स की वजह से होता है. अब जब वो बाहर आते हैं तो पहले 2 हफ्ते तो पहले 7-10 दिन तो आंखें ही नहीं खुलती, धीरे 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 खुलने लगती हैं, एक्टिव होने लगते हैं. जब एक्टिव होने लगते हैं तो तीसरे से छठे हफ्ते में इतनी तेज़ी से ब्रेन डेवलपमेंट होता है, इतनी तेज़ी से डाइजेस्टिव डेवलपमेंट होता है कि पेट का दर्द सोने नहीं देता है, ग्रंट करते रहते हैं रात भर. तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रोथ स्पर्ट आती जाएगी, स्लीप कम होती जाती है, वेक विंडोज बढ़ती जाती हैं. सो फर्स्ट 6 weeks इज वेरी रैंडम. अराउंड 8-9 weeks उनका वो ब्रेन सेंटर बनता है जिसमें सर्काडियन रिदम्स आती हैं. देन दैट फेज इज डिफरेंट. 3rd month, 4th month में फिर नई ग्रोथ स्पर्ट आती है, फिर बदलता है. 6th month बैठना शुरू करते हैं, नया ग्रोथ स्पर्ट है, फिर बदलता है. 8th-9th month फिर बदलेगा. सो इट्स लाइक there will be crests and troughs, good days and bad days, as compared to what we call it as, good days are like बच्चा अच्छे से सो रहा है, अभी बच्चा अच्छे से नहीं सो रहा है. So it keeps wavy and till 1 year it's a very roller coaster ride. हाँ, या अब तो आई थिंक अब मुझे याद नहीं है. आई थिंक वंस यू गो थ्रू इट ना, उसके बाद फिर देन यू एंड एनीवे देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स टू रिमेंबर कि फिर वो चीज़ें याद नहीं रहती. बट लेट्स टॉक अबाउट फ्यू टर्म्स जो आई थिंक हम अब मोर पब्लिकली यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ अ सर्केडियन रिदम? सर्केडियन रिदम इज स्लीप साइकिल. जैसे हमारे ब्रेन को पता होता है अब सुबह हो गई है, हम उठ जाते हैं, तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, विच इज द एक्टिवेटिंग हार्मोन. राइट. थ्रू आउट द डे कॉर्टिसोल इज अप. बाय द इवनिंग जैसे जैसे सूर्यास्त होता है मेलेटोनिन रिलीज होना शुरू होता है, विच इज अ स्लीप पिगमेंटेशन और अ स्लीप हार्मोन. और जब वो बिल्डअप होता है एक कंसोलिडेट बिल्डअप हो जाता है तो हम नींद में चले जाते हैं. राइट. दिस इज द बॉडीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लीप साइकिल एंड हाउ इट हैपेंस बाय लाइट एंटरिंग द आईज. अच्छा, हमारा जो ब्रेन सेंटर है जिसे मेडिकल टर्म में सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, SCN. easy. हाँ. It's a hard. That is, हाँ, जब हमारी आँख में से लाइट जाती है, the optic nerves जो nerves हैं, they sense it and at the back they cross. There is a nerve crossing. उस क्रॉसिंग के जस्ट बिहाइंड ये SCN होता है. अब जैसे ही लाइट जानी शुरू हुई, हमने आँख खोली सुबह और लाइट जानी शुरू हुई, SCN एक्टिवेट हो गया, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू हुई और हम उठ जाते हैं. अब शाम के समय में हम क्यों कहते हैं डिम लाइट्स रखिए, लाइट बंद कर दीजिए, ताकि वो लाइट जाना कम हो जाए और ब्रेन सेंटर डीएक्टिवेट हो जाए और मेलेटोनिन रिलीज होना शुरू हो. Right. So
दिस इज व्हाट इज सर्काडियन रिदम इज. छोटे बच्चों में ये नहीं होता है, 2-2.5 महीने के बाद ही आना शुरू होता है. तो और फिर- आजकल इतने नेचुरल स्लीप डिसरप्टर्स हैं, हम रात में लाइटें जला के रखते हैं. गॉट इट. तो लेट्स से कि जब 2.5 महीने के अराउंड, बिकॉज बच्चे तो दिन भर डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में सो रहे होते हैं, सो दिन के समय फिर ये लाइट वाइट ऑफ करना उनके लिए, बिल्कुल ही डार्क कर देना रूम, इज दैट अ गुड थिंग या फिर नहीं करना चाहिए? Depends which phase they are in. Some babies they can sleep even when daytime there is light. But कुछ ऐसे phases होते हैं, जैसे 4th month का phase होता है. 4th month के phase में उनको सब explore करना है. दे आर सो एक्टिव कि मैं क्या ही कर लूँ, मैं ये भी देख लूँ, मैं ये भी देख लूँ, मतलब फीड करते हुए भी इधर उधर. दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड. अब उस समय पे इन फेजेस में जब वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, जब वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, देन it is a good idea if you want them to sleep in the day also. You have to put it like a dark room, dim lights. But हर phase में ज़रूरी नहीं होता है. We should go as per the baby. If the baby is not sleeping, then we should dim the lights. It is the first thing that you should do. अंडरस्टूड. और ये जो हम बोलते हैं ना, कुछ डिस्कशंस में आता है जैसे कि आपको सर्केडियन रिदम सेट करना होता है बेबी का, सो ये आपको करना होता है या ये बेबी खुद ही कर लेता है? ये यूजुअली बेबी खुद ही कर लेता है, लेकिन आजकल उसमें भी इंटरफेरेंस आ गया. बेबी खुद कैसे करता है? जब हम पहले 6 हफ्ते जो होते हैं उसमें क्लस्टर फीडिंग्स अलाउ करते हैं, वो सब अलाउ करते हैं. नाउ in today's world, not there are a lot of misconceptions around baby should not feed to sleep. ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. That was going to be my next question वैसे. हाँ, तो उस समय पे हम क्या करते हैं, हम क्लस्टर फीडिंग हो रहा है, नहीं क्लस्टर फीडिंग नहीं करने देना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. So all of these natural patterns that are happening the first 6 weeks, the cluster feedings are consolidating the sleep patterns in the future. And nowadays there are concepts of bottle feedings and express breast milk feedings and all of that. बहुत सारी चीज़ें interfere, I would not say interfere, but एक intervention आ गई हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि sleep disruption ज़्यादा हो रहा है. ये part मुझे समझ में नहीं आया. How is feeding related to sleeping? Feeding is very much related to sleeping. Before the circadian rhythms are there, how do they know when to sleep? So the cluster feedings in the evening, by the evening time, especially from 2nd week to 8th week, they are constantly feeding in night. आप देखोगे सूर्यास्त होते ही 8-9 बजे के बाद से 10 से 2 बजे तक बच्चा लगातार फीड कर रहा है. What is happening? Automatically the mother's flow slows down. The milk is still there, supply doesn't go down, the flow slows down, so that there is a tanking up of melatonin from the mother's hormone. Hormone goes into the breast milk, goes to the baby. तो वो टैंक अप हो रहा है मेलेटोनिन. और दूसरी चीज़, वो सकल कर करके they are tiring themselves. How would they sleep? There has to be some sleep pressures. So that cluster feeding is bringing them. आप देखोगे 8 से 1, 9 से 1, 9 से 2 बजे तक बच्चा दूध पिएगा, फिर आधे घंटे में फिर चाहिए, फिर आधे घंटे में फिर चाहिए. This happens so that from 1 to 5 a.m., from 2 to 6 a.m., the baby is sleeping for 3, 4, 5 hours. That consolidated sleep, how is it coming? From the cluster feeding. And over a period of time, this cluster feeding is bringing them formation of sleep cycles. Right. And all of that in the future. But nowadays this is being disrupted. There are so many myths कि नहीं, बच्चे को 3 घंटे बाद ही दूध देना है, 2 घंटे बाद ही दूध देना है, and all of that. So the mothers are confused and cluster feedings are hampered, and that leads to sleep disruption. So you do not need to teach the baby to sleep. Sleep is developmental. जैसे वो चलना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, वैसे वो सोना भी सीखेगा. क्या आप 2 महीने के बच्चे को वॉकर में खड़ा कर देंगे तो वो चलना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा. Of course not. It has to come. But then this is also very interesting कि अगर उनको अपने आप को, मतलब अगर उनको थकना है तो वो करेंगे ही क्या ना? They can actually suckle. So that's a very valid point. And also if there are any distractions, let's say अभी तो ये हमने 6 हफ्ते की बात करी,
जब वो बड़े हो जाते हैं, there are a lot of distractions. How to put their brain to stop from thinking अरे ये लाइट जल रही है, अरे ये इसमें कुछ नहीं दिख तो रहा वो है. एक्साइटेड हर कुछ में ही होते हैं, इतने क्यूरियस होते हैं बच्चे. Exactly, they are so curious. So what puts their brain to stop is again suckling. That's why your next question, I'm answering it before feed to sleep. Yeah. Feed to sleep is very very biologically normal. आप कैसे सुलाओगे और बच्चे को, आप बताओ. बच्चे 3-4 तरीके से ही सोते हैं. जैसे वो वूम्ब में सोते थे. वूम्ब में कैसे सोते थे, हर वक्त एमनियोटिक फ्लूइड सक्कल करते थे. करेक्ट. हाँ. सेकेंड, जो फ्लूइड था वो हर समय उन्हें करता रॉक करता रहता था. आपकी हार्ट बीट सुनाई देती रहती थी. तो रॉकिंग, पैटिंग, सकिंग, इसके अलावा आप क्या कर सकते. सो व्हाट हैपेंस फॉर टॉडलर्स व्हेन दे आर लाइक, अब तो उन्होंने मूवमेंट डिस्कवर कर लिया फुल. सो उस समय क्या होता है फिर? तो जब भी वो कोई नया स्किल अचीव कर रहे हैं, मूवमेंट, क्रॉल, जो भी, हाँ, कोई भी नया स्किल, जो भी वो नया स्किल अचीव कर लेते हैं, जब तक वो मास्टर नहीं कर लेंगे, हाँ, वो वही करते रहेंगे. राइट. वो वही करते रहेंगे, वो सोएंगे नहीं. राइट. इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट. आपने कोई प्रोजेक्ट उठाया, या जब तक आपका वो पूरा नहीं होगा, आपका दिमाग चलता रहेगा. रात में थॉट्स आते रहेंगे, लिख लूं कहीं, ये करना था, ये कर. सो सेम इज विद बेबीज, दे आर एक्साइटेड टिल दे मास्टर दैट स्किल. दे विल नॉट स्लीप. राइट. बट आई एम तो लाइक ऑलवेज अमेज्ड अबाउट चिल्ड्रन. कितने ज़्यादा अमेजिंग लोग होते हैं ये लोग. बहुत ही ज़्यादा वाइज. एंड सोचो लाइक फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग हो गया, कोई भी स्किल हो गई, उसको लेकर के आप लगे हो 3 महीने 4 महीने, जो भी, वट एवर टाइम इट टेक्स. ओके. सो आई थिंक वट एवर बेसिकली बच्चा जिस भी फेज़ में है, जो भी चीज़ें सीख रहा है, कर रहा है, एक्सेट्रा, उसको वो कर करके बहुत अपने आप को खुद ही थकाएंगे. एंड देन उसके बाद इज़ व्हेन दे विल थिंक कि अच्छा अब सो जाना चाहिए. राइट. बट देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग कि अभी सोया, अभी नहीं सोया, इतने देर तक सोया, इतने देर तक नहीं सोया, ऐसा कुछ नहीं. देयर इज not much right and wrong, but there are guidelines for the parents. कि भाई देख लो, इतने देर से ज़्यादा ना जगा हो, थक सकता है. यू नो, एज अप्रोप्रिएट वेक विंडोज जिन्हें हम कहते हैं. हाँ. ऐसा नहीं है कि वो लॉ है, बट इट इज़ जस्ट अ गाइडलाइन कि अगर बच्चा 4 घंटे से नहीं सोया है दिन में, तो थोड़ा सुला लेना चाहिए. उसके स्लीप क्यूज देख लेने चाहिए कि कहीं उसको सोना तो नहीं है. तो यू कैन ऑफर देम, but it's not sure that they will do that. And overall, if the development is fine, वो सब ठीक है, तो we should not be obsessed around, you know, following all things to the T. Got it. What are the wake windows? मतलब I don't know इसको कैसे phases में divide करेंगे, but for the audience if you can help us understand कि broadly wake windows क्या रहते हैं. मतलब wake windows are कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वो जल्दी थकेगा, उसका ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं है. तो छोटे बच्चे जो है आधे घंटे के लिए उठेंगे, फिर सो जाएंगे. और वो क्योंकि वो फीडिंग ही इतना करते हैं कि वो ब्रेस्ट पे सोते रहते हैं, तो उनका वेक विंडो छोटा होगा. जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, वो फीडिंग के अलावा उनको और चीज़ में भी इंटरेस्ट है, तो उनकी वेक विंडोज बढ़ती जाएगी. एज वाइज जैसे जैसे ब्रेन स्ट्रांग होता जा रहा है, वेक विंडोज बढ़ती जा रही है, नैप टाइम शॉर्टर होते जा रहे हैं, और रात की स्लीप कंसोलिडेट होती जा रही है. सो वेक विंडोज आर लाइक कि अगर बच्चा 3 महीने का है तो वो 2-2.5 घंटे जागेगा, उसके बाद वो थोड़ा थकना शुरू कर देता है एज पर द एज. तो आपको सुलाने की कोशिश कर लेनी चाहिए. एंड देर आर एवरी एज साइंस हैज़ डिफाइंड सम वेक विंडोज, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसको फॉलो ही करे. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू सी योर बेबी. नहीं, अंडरस्टूड. सो बट लेट्स से कि अगर 0 to 3 months होगा तो मतलब 15 to 30 minutes. We would say for the first 8 weeks would be, you know, 30 minutes or something like that. फिर 8-9 weeks के बाद जब circadian rhythms बनने शुरू होते हैं, then it becomes more 1.5 hours or something. 1.5 hours, हाँ. 1.5 hours. फिर जब वो 4-5 महीने के होंगे तो 2-2.5 घंटे भी हो जाएंगे. 7-8 महीने के होंगे तो 3-3.5 घंटे भी हो जाएंगे. ऐसा करके वो वेक टाइम्स बढ़ते जाते हैं. अंडरस्टूड. ओके. एंड नेक्स्ट अनदर टर्म जो कि बहुत यूज होते हैं, व्हाट इज स्लीप रिग्रेशन? सो स्लीप रिग्रेशन इज यू नो आयरॉनिकल टर्म, आई वुड से. क्योंकि रिग्रेशन का क्या मतलब है? रिग्रेशन मतलब आप रिग्रेस कर रहे हो. You are going back in your journey. Yeah. Babies never go back in their journey. Right.
but sleep gets disturbed. It's more of a disturbance rather than regression, and it always happens whenever there is a growth progression. जैसे ही कोई growth progression या spurt आएगा जिसमें वो excited हो गए हैं, जिसमें वो कोई skill achieve करना चाहते हैं, the sleep takes a back seat. Right. And that the internet or the books have termed it as sleep regression. But it's not a regression. Got It's it. not a regression. Yeah. It's a growth progression, and wherein the sleep gets disturbed, the baby is not able to put themselves to sleep because they are so excited around so many things. Even when they get tired, they are like, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन ये चीज़ मुझे सोने नहीं दे रही है, तो वो रो के बताते हैं, परेशान होके बताते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी दूध पीना चाहते हैं, मतलब सोने के लिए शक करना चाहते हैं लेकिन दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई दूध क्यों आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ शक्ल करना है. So many things. Right. So many things are going on to them, and this creates a behavior which is not a comfortable behavior, and the parents सोचने लगते हैं कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये तो अच्छे से सो जाता था. So that is total overall termed as a sleep regression phase. हमारे देश में या आई थिंक ओवरऑल सब यही कहते हैं कि शायद भूखा होगा इसलिए नहीं कर रहा. नॉट ऑलवेज, यू नो, बेबीज एट 3 months they are so wise, जितना पीना है उतना पी के वो भाग जाएंगे. That's what. So it's not related to hunger, it is related to growth. It is related to growth. I think I also, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही न्यू थिंग थी वो कि from the time she started actually understanding कि अच्छा अब शायद मुझे सूसू जाना है, तो that time she would cry. Because it was basically a kind of a development, and उसके अराउंड कुछ डिस्कम्फर्ट होगा, पर ये मेरे लिए नेचुरली आया ही नहीं. मेरी मदर ने मेरे को ऐसे ही रैंडमली बोला कि ऐसा कुछ होता होगा, मतलब शायद. हाँ, जब उनको फीलिंग होती है कि मेरे ब्लैडर में कुछ मेरा ब्लैडर फुल हो रहा है, हाँ, या कुछ पास कर रहा है थ्रू दैट ओपनिंग, व्हिच इज अनयूजुअल फॉर देम. या So they cry to tell you that something is happening, you know. Something is happening, but that was like such a new thing. मतलब मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. But that makes a lot of sense. In fact, I think हम सब adults के लिए भी तो यही होता है ना. बिल्कुल. हम कुछ अगर नया कर रहे हो etc तो हमारी नींद बैक सीट लेती है. I think after some point of time ना we start thinking of कि baby throughout the night sleep करे. And there are things like sleep training etc. What is your viewpoint in general? How do you look at sleep training? What do you think about the subject? So sleep training basically comes from the Western countries, economist, corporate countries, जहाँ पे maternity breaks नहीं होती हैं. वो आपको चाहते हैं कि आप फट से वापस से काम ज्वाइन कर लें, और वो पेड मैटरनिटी लीव्स और वो सब नहीं देना चाहते हैं. तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चलाया कि भाई बच्चे को अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दीजिए, क्रिब में, वो रोता है तो रोने दीजिए, क्राई इट आउट मेथड. इससे वो इंडिपेंडेंट बनेगा. तो ये स्लीप ट्रेनिंग मेथड शुरू कर दिया गया, और इसको इस तरह से मार्केट किया गया, बेचा गया कि वो इंडिपेंडेंट होगा तो उसकी ब्रेन के लिए अच्छा है, वो जल्दी. बट हम सब ये जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चे कितने इंडिपेंडेंट या नॉन इंडिपेंडेंट, व्हाटएवर, यू नो. टू मी, आई बिलीव दैट इंडिपेंडेंस स्टेम्स फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ डिपेंडेंसी. अगर आपको पता है कि जब भी मैं रोऊंगा मेरा पेरेंट मुझे सूद करने के लिए है, प्यार करने के लिए है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल लर्न टू बी इंडिपेंडेंट देमसेल्व्स व्हेन दे आर रेडी टू डू दैट. ट्रस्ट भी तो बनाना होगा ना एनवायरनमेंट में. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक वरिड कि कुछ है ही नहीं. आप सोचिए, आप जो भी स्लीप ट्रेनिंग मेथड्स हैं, आप सोचिए कि क्या कहते हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं 40 साल से ऊपर की एडल्ट हूँ, लेकिन अगर मुझे पूरे घर में या पूरे कमरे में अकेला सोना पड़े, तो मैं सो पाऊंगी. एज कम्पेयर टू मुझे आदत थी 9 महीने वूम्ब में चिपक के सोने की. अभी आप सोच रहे हो जैसे ही 2-3 महीने हुए आप बच्चे को दूसरे कमरे में डाल दो. Right. So you have a habit of cuddling someone and sleeping, and suddenly you are all alone and you have to figure it out on their own. तो आप क्या करोगे? आप 10 बार ताला चेक करोगे, घर में कोई आ रहा है तो नहीं आ रहा है,
यू नो घर की लाइटें ऑन करके रखोगे मे भी, क्योंकि पता नहीं. हाँ, जरा सी भी साउंड होगी चाहे ऊपर वाले अपार्टमेंट में, आपकी नींद खुल जाएगी. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बादल गरजेंगे, नींद खुल जाएगी. As compared to if your partner is sleeping next to you or someone is sleeping next to you, you will be much more settled, you know. So babies or humans need a sense of safety to sleep. Right, right. जब तक आप सेफ फील नहीं करोगे, आप नहीं सो पाओगे. और ये जो स्लीप ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ये कहीं भी बच्चे को सेफ फील नहीं कराते. स्लीप ट्रेनिंग मेथड क्या, ये एक ही मतलब स्लीप ट्रेनिंग का मतलब ही यही है दैट यू पुट देम इन अनदर रूम एंड मेक देम स्लीप, या फिर आर देयर अदर वेज आल्सो जिसमें लोग स्लीप ट्रेनिंग करते हैं? यूजुअली यही, इवेंचुअली दे विल स्टार्ट at you like gentle sleep training method and this and that, but eventually they will tell you to कि अब आप रात की feeds बंद कर दीजिए, अब आप इनको 2-3 घंटे के लिए, so they will take you gradual towards it. जो पहले एकदम एक blunt cried out method था, उससे वो gentle sleep training पे आ गए हैं, but it is not something which is biologically nurturing. So I'm not very much in favor of a sleep training method. Right. अगर आप कल्चर्स देखेंगे, आप जापान के पेरेंटिंग्स को पढ़िए, एशियन कल्चर्स, इफ यू लुक एट देम, दे आर मोर अबाउट को स्लीपिंग बिहेवियर्स, बेड शेयरिंग बिहेवियर्स. हमारे इंडिया में किसके पास मतलब कमरे ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास सेपरेट कमरे हैं. I think that is also true, but irrespective the culture of co-sleeping, or in fact even for that matter the culture of postpartum etc बहुत ज़्यादा evolved है in the Asian countries, जो कि western world में नहीं है. तो there is just so much, I think हम लोग उससे ज़्यादा evolved है when it comes to how do you actually take care of a child, how do you take care of a mother. अब बहुत सारा forgotten wisdom हो गया, वो दूसरी बात है, but deep down तो हमें दोनों चीज़ें पता है अच्छे से. बिल्कुल बिल्कुल. और जापान में अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट IQ levels are there, right, you know, and when there were a lot of studies which went through that why Japanese have such high IQ levels, and they have a concept कि भाई babies they sleep between the two parents even till 10-11 years of age. वो कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट कहता है कि बच्चा तो एक रिवर है, it's a flowing river, you have to contain that river. So there has to be two banks of the river. So father is one bank, mother is one bank, and the baby sleeps in between or flows in between so that they can flourish. That's how beautifully they put it. Right, right. तो हमारे sleep cultures बहुत अच्छे हैं उनसे, लेकिन हम वो उस western concept के अंदर. I think it also becomes, some things also become, Dr. Yogita, about practicality, na? I think there are also some practical requirements, which is not really, you don't have to really put the baby in another room till they are ready, but parents also need the sleep in the night. वो भी नहीं जग सकते. हाँ, but ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत 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 उठ रहे होते हैं. Sleeping through the night, who sleeps through the night, tell me. I mean, like the way we do, at least you sleep through the night or wake up few times. So babies also wake up a few times. नहीं, लेकिन इनिशियली डेज में होता है ना, जब व्हेन द बेबी वेक्स अप वेरी एक घंटे में 2 घंटे, या सिर्फ ग्रोथ स्पर्ट फेजेस में होगा. हाँ, ओवर द फेजेस वेयरइन there are not much of a growth spurts that are troubling them, वो 2-3 बार ही उठेंगे. एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार उठेंगे, हर 3 घंटे पे उठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं उठेंगे. अगर हर घंटे में उठना है, then there is something that you need to do for the baby, something is this. उनकी स्लीप्स हमारी स्लीप साइकिल से हम बच्चे की स्लीप साइकिल पहले तो कंपेयर नहीं कर सकते. और ये जो टर्म है स्लीप थ्रू द नाइट, दैट कैन ओनली बी टिल 5 to 6 hours. 5-6 घंटे से ज़्यादा लंबा वो सो ही नहीं सकते. 5-6 घंटे एक हॉल में वो सोएंगे, फिर वो हर 1.5-2 घंटे में 3 घंटे में उठेंगे. सो इफ़ यू लुक एट इट, if you are calling sleep through the night as 10 to 12 hours, they will only wake up 3 times, which is very very normal for them. What do you, I mean, you are also a sleep counselor, so when people come to you, what kind of queries do people come to you? आप किस तरीके के solutions देते हो? Usually
पेरेंट्स कम टू अस डिस्ट्रेस्ड बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ लिया, इंटरनेट पे कुछ देख लिया जो कि उनको लग रहा है कि नहीं ये तो हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा इतने घंटे नहीं सो रहा है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्या, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं. सो दे जस्ट नीड अ सेंस ऑफ रीअश्योरेंस. राइट राइट. आप सोचो ऐसा ये मिथ है कि अगर बच्चा पूरी रात सोएगा तो आप भी सोओगे. आप सो ही नहीं सकते. Once a mother, always a mother. You cannot have that pre-pregnancy sleep ever in your life. बच्चा सो भी रहा होगा तो भी आप उठोगे to check the well-being. बच्चा इतना सा भी हिलेगा, your sleep will automatically open. That's how motherhood changes you. No, but I think I would say like slightly, definitely different things. At least in my life and I know a lot of other parents, जहाँ पे fathers भी बहुत ज़्यादा involved हैं. तो जैसे कि मैं तो आफ्टर बीइंग अ मदर आई स्लेप्ट इन बिकॉज नाइट ड्यूटीज़ जितनी मेरी होती थी उतनी उसकी भी होती थी, राइट. एंड अभी आई थिंक नाउ तो शी इज़ मच ओल्डर, बट अभी इफ़ शी हैज़ टू वेक अप फॉर हर, अभी उसकी पॉटी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह चल रही है, लाइक आई वाज टेलिंग यू, तो बहुत बार मैं नहीं उठती हूँ. आई स्लीप साउंड एकदम जैसे मैं पहले सोती थी. Because you know you have a partner who's taking care of. हाँ, सो आई डोंट थिंक, मतलब वो जब ये वाला जो है ना मिथ भी नहीं बोलेंगे, आई थिंक ये बहुत डीप थिंकिंग है कि मदरहुड बहुत नेचुरल है, तो फिर आप ऐसा चेंज हो जाते हो और फिर मदर की वो हम अपने ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, विच वी टेंड टू डू, थिंकिंग ourselves to be super women, etc. But I think a partner can play a very large role. Partner does play a very large role, but my concept around कि आप अगर सोचो कि आप बिल्कुल वैसा सो पाओगे जैसे प्री प्रेगनेंसी सोते थे, वैसा नहीं होता है. यू कैन टेक रोल्स, यू कैन ऑल ऑफ दैट, योर ब्रेन चेंजेस. अच्छा, मैं तो सोती हूँ या मैं शायद पहले भी ज़्यादा नहीं सोती थी, बट व्हाटएवर. सो मतलब जैसे कि जो भी स्लीप से ट्रबल हो रहे हो, आपका फाइनल एडवाइस उनको क्या होता है कि ये 3 चीज़ें करनी है बस, और फिर आप टेंशन मत लो, ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम सिर्फ घंटे नाप रहे हैं कि हमारा बच्चा ये ऐसे नहीं सो रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट. अगर आपका बच्चा परेशान हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, परेशानी से उठ रहा है, देन आइडेंटिफाई व्हाट इज ट्रबलिंग देम, मेक सेंस, या, एंड देन फॉलो माइलस्टोन स्पेसिफिक एज अप्रोप्रिएट बेड टाइम रूटीन्स, ताकि स्लीप प्रेशर डेवलप हो. हाँ, मतलब सबको ही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा ना. यू कांट एक्सपेक्ट कि बस बच्चा ही रूटीन फॉलो करे और कोई नहीं फॉलो कर रहा. हाँ, नहीं, वो डिसरप्टर्स हटाने होंगे. हाँ, जो उनकी स्लीप डिसरप्ट कर रहे हैं वो हटाने होंगे. देयर विल बी फेजेस जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ग्रोथ स्पर्ट है, इसमें हमें ज़्यादा उठना पड़ेगा, और ये ग्रोथ स्पर्ट नहीं है, अब बच्चा आराम से सो रहा है, अब हम भी आराम से सो रहे हैं. एंड एक्सेप्टिंग दैट स्लीप कैन नॉट बी द सेम. या, तो अगर आप बच्चे के पैटर्न्स ऑब्जर्व करोगे, उसके हिसाब से चलोगे, तो आप स्ट्रेस नहीं होगे. बेसिकली ये है एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स अंडरस्टैंड करना, और वो हर बच्चे के अलग हैं. वो अंडरस्टैंड करना, स्लीप डिसरप्टर्स को नेगेट करना, और उसी फ्लो में आगे चलते जाना. देयर विल बी गुड स्लीप डेज, देयर विल बी बैड. द मोर आई टॉक अबाउट इट और द मोर आई थिंक अबाउट इट, द मोर बेसिक इट सीम्स टू मी. Yes. वो इतना ज़्यादा इंट्यूटिव, इतना ज़्यादा इंस्टिंक्टिव है कि लाइक, और यू ऑल्सो से कि आप अपनी बस बेबी के बारे में अवेयर रहो, एंड यू लिसन टू द बेबी एंड थिंग्स आर फाइन. Absolutely. पहले इससे स्टार्ट करते हैं, जब तक बेबी या तो ब्रेस्ट फेड है या तो फिर फॉर्मूला फेड है. इसमें कोई फ़र्क होता है कि वो कितना सोएंगे कितना नहीं सोएंगे? तो अब ये मिथ है कि अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो बच्चा लंबा सोएगा. मिथ क्यों है ऐसा? अगर हम साइंस देखें, रिसर्च देखें, नंबर ऑफ आवर्स दैट अ ब्रेस्ट फेड बेबी इज स्लीपिंग वर्सेस अ फॉर्मूला फेड बेबी स्लीपिंग इज सेम. अच्छा, नंबर ऑफ आवर्स आर सेम. हाँ, बट विद फॉर्मूला व्हाट हैपेंस इज कि वन, इट इज हैवी टू डाइजेस्ट. राइट. Second, when you're giving a formula, somebody else is feeding, whichever method, spoon हो, कटोरी हो, निफ्टी कप हो, बॉटल हो, ओवर फीडिंग इज हैपनिंग. तो छोटे बच्चे जो कि 6 हफ्ते से छोटे हैं, वो उनकी बॉडी
डाइजेस्ट करने में ही इतना समय ले लेती है फॉर्मूला को दैट दे वेक अप टू आस्क फॉर द नेक्स्ट फीड, दैट ड्यूरेशन बिकम्स लॉन्गर। और वो गैसी भी होते हैं, और वो गैसी भी होते हैं। तो वो माँ को लगता है कि हाँ अभी मैंने दूध पिलाया तो ये सोया नहीं, अब मैंने ऊपर से फॉर्मूला दे दिया तो वो सो गया, क्योंकि वो ओवर फीडिंग हो गया। एंड डाइजेशन इज अ बिग थिंग दैट इज हैपनिंग फ्रॉम 2nd to 8th वीक। वो अभी डाइजेशन समझ रहे हैं, सो द बॉडी गोज इनटू अ शटडाउन मोड till they ask for the next feed. However, whenever the baby is exclusively breastfed, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे बच्चा हर 45 मिनट्स टू 1 आवर में फीड मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है, गेट्स easily digested, baby wants more and more, and this is also the nature's way to prevent SIDS। कि बच्चा बार बार उठेगा। राइट यू नो, आप देखोगे अगर बच्चा लंबा सो रहा है तो आप चेक कर रहे हो कि ये सो क्यों रहा है, इसकी हम सांस चेक करें, ये उल्टा तो नहीं हो जा रहा है, ये तो नहीं हो जा रहा है, बिकॉज विद दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मूला फीड और समथिंग दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। द स्लीप इज इट्स लाइक यू आर इन अ फूड कॉमा। आप छोले भटूरे लस्सी खा लीजिए और फिर आपको जो नींद आएगी बढ़िया। But for babies that might not be very safe. Right. Breastfed babies will keep waking up frequently, and that is how nature protects them. Interesting. But overall ours will still be the same. Got it. And what about जब solid शुरू कर लेते हैं तो उसमें फिर इसमें कोई relationship है कि solids खाना खा रहे हैं और कितना सोएंगे, मतलब solids खा रहे हैं तो ज़्यादा सोएंगे या ऐसा कुछ भी? तो ये भी एक मिथ है कि बच्चा कम सो रहा है, सॉलिड्स खिलाना शुरू कर दो, वो ज़्यादा सोएगा, पेट भरा रहेगा। और लोग क्या करते हैं कि बेड टाइम के पास में ये मील दे देंगे, ये कर देंगे। आप सोचिए जब आपको सोने जाना है और उस समय पे आप भारी खाना खाएंगे तो आप ज़्यादा सो पाएंगे या आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी? नींद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, पेट में खाना घूमता रहेगा। राइट। और सॉलिड जब हम नया शुरू करते हैं, अगेन डाइजेशन टेक्स अ टोल। राइट। तो जब सॉलिड शुरू करेंगे तो स्लीप और डिसरप्ट होगी। अगेन इट्स अ मिथ कि माँ सोचेगी कि अब तो ये सॉलिड शुरू कर रहा है, अब तो ये और ज़्यादा उठ रहा है, ऐसा क्यों, मैं और ज़्यादा खाना देती हूँ। They overfeed the baby and it disrupts the sleep further. The baby is troubled through the night, waking every 45 minutes to an hour. तो सॉलिड्स जब शुरू करेंगे तो स्लीप डिसरप्ट होगी बिकॉज देयर डाइजेशन विल लर्न एंड दे विल सेटल एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस। अभी आजकल एक नया टिकटॉक मिथ शुरू हुआ है कि बेड टाइम पे 1 चम्मच घी पिला दीजिए। ये तो अडल्ट्स के लिए भी है, है ना? अडल्ट्स के लिए भी तो है ये। तो फिर आप ज़्यादा सोएंगे। हाँ, यू नो, सो दिस एंड सुबह पी लो तो फिर पतले हो जाएंगे। Right. तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब आप सॉलिड शुरू कर रहे हैं तो डे टाइम में शुरू कीजिए। अगर उनकी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ से कॉन्स्टिपेट हो रहे हैं, किसी चीज़ से लूज मोशन हो रहे हैं, तो थ्रू आउट द डे यू विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ देम। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है, कोई एलर्जी हो गई किसी फूड से, यू विल बी एबल टू टेक देम रादर देन पुटिंग इट एट द नाइट टाइम। राइट। और ऐसे भी सॉलिड्स तो धीरे धीरे ही शुरू करते हैं ना, लाइक एक मील स्टार्ट करी और फिर ऐसे। हाँ, लेकिन कई लोग वो 3 से शुरू कर देते हैं और बच्चा फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, ओवरवेलमिंग हो जाता है। गॉट इट। मतलब बहुत ही फंडामेंटल बेसिक्स है ये तो फिर, है ना? सो हाउ कैन मदर टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स स्पेशली इन द फर्स्ट 6 months जो कि ज़्यादा टफ होते हैं? तो सबसे पहले तो रेस्ट and hydration are 2 most important things. Again, there are myths nowadays ki how soon you're getting up from a recovery, you know, kitni jaldi aap ye kar pa rahe ho. Internet is full of reels wherein I attended a wedding 3 days later, my C-section surgery, I did this, you know, I did that. There is no, you know, heroism or, you know, in doing that. आपको कोई 26 जनवरी पे बिठा के हाथी पे इनाम नहीं मिलने वाला है। यू नो,
You have to give that rest, rather respect to your body. अगर आपकी सर्जरी हुई है या आप नहीं भी हुई है, वैजिनल बर्थ दिया है, over a period of 1 year your body has significantly changed. बच्चा ग्रो कर रहा था तो all the organs have been pushed to an extent. No, suddenly when the baby comes out, the uterus starts to shrink. Right. जब वो श्रिंक होगा, जिसको 6 हफ्ते लगेंगे मिनिमम, और फिर दूसरे ऑर्गन्स को स्पेस मिलना शुरू होगा, आपकी डाइजेशन धीरे धीरे वापस आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी. सो टिल especially the first 6 weeks, why in most of the cultures it is called as the japa period or the postpartum or the 4th trimester or something like that, because rest is very very vital. It is how you respect your body. And this thing जो हम बोलते हैं ना, sleep when the baby sleeps, वो कैसे हो पाता है practically? वो प्रैक्टिकली तो तब हो पाता है कि आप और बच्चा साथ में लेटे रहें. हाँ, आप बीच बीच में उठ रहे हैं, लेकिन उतना ही काम कर रहे हैं जितना आपका डेली रूटीन है, फंक्शनल रूटीन है. कि हम वो सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि अरे हमें ये भी मैनेज करना है, हमें वो भी मैनेज करना है. Right. You know, it is more of mental. हाँ, but see, for many families the truth of the matter is कि the woman is taking care of a lot of things. The woman is actually putting on her own self कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है ना. बहुत फैमिलीज में women men से ज़्यादा कर रही होती हैं. होती हैं, डेफिनेटली कर रही होती हैं. और बहुत जगह पे सपोर्ट नहीं होता है, बट सी यू चूज. मतलब उस समय अपने आप को चूज करना पड़ेगा, फोर्सफुली अपने आप को चूज करना पड़ेगा, असर्टिवली चूज करना पड़ेगा. अगर आप समझो कि सब मेरे बारे में अच्छा ही बात करता रहें कि ओ ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं ये सब ना बोलूं, इज नॉट द करेक्ट वे टू गो अहेड. That is true. I mean, I think assertively अपने आप को चूज करना पड़ेगा. That's right. But see, there's just many years of conditioning and so on also ना. तो वो suddenly तो जाएगा नहीं. सडनली नहीं जाएगा, बट पार्टनर्स डू प्ले अ रोल ओवर हियर. हाँ, मुझे ये वही लगता है कि आई थिंक मदर का अगर वेलबींग है तो पार्टनर हैज टू स्टेप अप बिग टाइम, एंड फिर वो आपको उसी समय स्टेप अप करना पड़ेगा. यू कांट टेक 10 days इन लर्निंग. नहीं, वो तो पहले से ही समझ, वो पहले से आपको समझ जाना चाहिए, और पहले से ही वो चीज़ें सेट कर देनी चाहिए कि we have to set the boundaries wherein who can intervene and who can not intervene. Right. So I think largely you're saying कि अगर mothers rest ही करें, अपने आप को basically prioritize करें, जो कि women anyway बहुत difficulty face करती हैं करने में. So if they start doing that and exactly resting during that time, then it should be all right. Resting and working upon hydration, nutrition, you know, again, gut-friendly foods are very, very important at that point of time, because again your stomach is coming back slowly. Right. So and your body is in the recovery mode. तो रिकवरी में हमारी बॉडी में पूरे मेटाबॉलिज्म में सबसे मुश्किल काम क्या है? डाइजेशन. जितना सर्कुलेशन लगता है, सब लगता है. सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन गट फ्रेंडली फूड्स, easy foods for the body, जो जल्दी से एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिशन ज़्यादा दें, एनर्जी ज़्यादा दें, focusing on such foods will help them recover faster. Understood. Got it. And इसके अलावा भी कुछ होता है ना कि ये सारा खाना खा लो, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ये वो सब मिथ है. उसका कोई रिलेशन नहीं है. देखिए, आपका मिल्क बनता है आपके ब्लड में से. Blood is the raw material. अच्छा, okay. Blood has to have good nutrition. अब वो कहाँ से आ रहा है? आप दूध नहीं पी पाते हो, आप दही खा रहे हो. You know, this protein and calcium are coming from there as well. Dairy is dairy. That's one part of it. अब आप प्रोटीन दालें नहीं खा पा रहे हो, या आप प्रोटीन पाउडर कुछ वे आइसोलेट्स ले रहे हो, आप प्रोटीन पाउडर नहीं खा पा रहे हो, आप दालें खा रहे हो. मतलब इट डिपेंड्स अपॉन what is more easily digestible to you. Right. आप जो कल्चरली, आप सीजनली, रीजनली हमेशा से जो खाना खाते आए हो, वो आपके गट के लिए आसान होगा. तो देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर फूड दैट कैन हेल्प यू हैव मिल्क. ऑल ऑफ द फूड्स दैट इज रीजनल, सीजनल, you have been eating all your life, you like eating them as per hunger,
वो आप करते जाओगे, बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं करोगे खाने में कि स्टार्व कर रहे हो, या बहुत कई घरों में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, रोटी नहीं देना है, पानी नहीं देना है, ये नहीं देना है, हाँ वो हाँ, नहीं घिया देना की है। सब्जी मिलती रहती है। हाँ So, तो वो चीज़ें अगर वैसा ब्लंडर नहीं हो रहा है, हाँ। restrictions should not be there. और आई थिंक एंड व्हाट इज द टेक ऑन द अदर एंड की जैसे बहुत फैमिलीज में होता है, आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, तो मैंने तो देखा है इसको हमेशा। आप जैसे ही उठोगे बड़ा सा एक वो लाडू होता है गोंद का एंड सो ऑन सो फोर्थ, लाइक वेरी वेरी रिच। अर्ली मॉर्निंग विद दैट एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, उससे तो आप दिन शुरू करते हो। सो इज ऑल ऑफ दिस ऑल राइट, या फिर जो आप एक्सेस ऐड करते हो? See, some calories are needed because if you're continuously breastfeeding a baby, it's exclusively breastfeeding a baby in a day is 850 to 900 calorie job. हाँ राइट, तो वो कैलोरी तो चाहिए आपको। तो आपको if not 900, you need 500 to 600 calories. आपको भूख भी लगती है। राइट अब वो जो अगर आपके पास और कुछ चीजें नहीं है, मतलब आप ऊट पटांग खाओगे हाँ, एज कम्पेयर टू, इतना बड़ा लड्डू नहीं खाना है, बट यू नो बट वो 500 कैलोरीज ना वो एक लड्डू में हो जाता हाँ, होगा। वो और एक दूध का ग्लास Is enough. is हाँ, enough, and is then an फिर- extra meal. is an extra meal and rest is your like regular meal. और वो क्योंकि वो लड्डू में क्या है कि एक ग्रेन है, कार्ब है जो आपको एनर्जी देगा, भुना हुआ अच्छे से घी है, गोंद is for postpartum recovery. It helps with your joint lubrication So it's a and good all thing. of that. So it's a good thing, but you don't have to go overboard with it. मतलब आपने पहले तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर वो लड्डू खाया, so then it becomes such a high calorie meal that Right. the goodness of laddu is not taken, only the fat is taken. Right, right, So right. it should be taken as a meal, then it is good for you. Great. I had an amazing session. मज़ा आ गया मेरे को, मतलब and I like the simplicity of it. Finally, it bottled down to this कि चीज़ें simple है, intuitive है, you be you. Exactly. Right. And you be a parent rather than doing Right. being a parent. Right, right, right. No, that makes a lot of sense. Thank you so much, Dr. Yogita. I Pleasure, had an Dr. amazing Yogita. session. Same here. So what an amazing session. मज़ा ही आ गया मुझे तो। I think in this session we covered everything. न्यूबॉर्न का टेक केयर कैसे करते हैं, मदर अपना टेक केयर कैसे करे, पार्टनर अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करे. There were just so many things that we covered in this. I also really love the fact कि finally अगर हम इसका summary या सार निकालें तो it bottled down to this कि आप be yourself. I mean, you are a parent, be a parent. You have a baby, let the baby be a baby. कोई project नहीं है, कोई checklist नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वही बनना है या आपको एक perfect parent बनना है. So please be yourself. I am sure ये आपके लिए useful रहा ही होगा. आपकी friends and family में अगर कोई new parent है, कोई expecting parent है, तो please share this episode with them. I'm sure they'll have to thank you for it. Like, share and subscribe. Thank you.